अच्छा जी, द फर्स्ट थिंग इन रिसर्च इज आपने तमाम चीजें जो अब तक हम लोगों ने की हैं उसके अंदर जब हम प्रैक्टिकली रिसर्च की तरफ आते हैं तो व्हाट वी सी इज कि हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत ज्यादा दफा सुनी हुई टर्म है, एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक मफरूजा है। मफरूजा का मतलब ये है कि आप कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई आप फर्ज करते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है। अच्छा जी, अब मैं आपसे आम अल्फाज में कहूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आप टॉपिक इस तरीके से समझाऊं आपको कि आपको ऐसा लगे कि जो लैंग्वेज आप डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की लैंग्वेज में आपको अगर मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। तो मैं अगर पूछता हूँ आपसे मफरूजे की कितनी टांगे होती हैं, तो इसकी कम अज कम दो टांगे हो सकती हैं, कम अज कम दो, या इससे ज्यादा हो सकती हैं। अब हाइपोथेसिस होता क्या है, उसकी टांगे क्या हैं? लेट्स गो थ्रू इट। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स। अच्छा जी, टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या होती है और वेरिएबल्स क्या है? एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मैं अगर एक क्लास कंडक्ट कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि जी सर्दियों में क्लास की अटेंडेंस में चेक करना चाहता हूँ कि क्लास की अटेंडेंस कितनी होती है, तो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो सर्दियां हैं और एक मैं क्लास की अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ। इसमें दो चीजें चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट इज मौसम, ये मौसम कौन सा है। इसमें मैंने बीइंग वेरी स्पेसिफिक, मैंने ना गर्मियों की बात की, ना बाहर की बात की, ना जनवरी की बात की, ना फरवरी की बात की। मैंने सिंपली बात की है सर्दियों के मौसम में। एंड वी नो कि कौन कौन से मंथ्स हैं जो कि सर्दियों के होते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लास की अटेंडेंस के ऊपर कि क्लास में लोग कितने आए हैं। अगर क्लास में 50 चेयर्स हैं और 50 चेयर्स फुल है तो क्या मैं कहूंगा कि अटेंडेंस अच्छी है? अब ये अटेंडेंस अच्छी है अगर 50 लोगों की के अलावा अगर मैं सोचता हूँ कि अगर 45 स्टूडेंट्स आए और 5 चेयर्स खाली पड़ी हैं और मैं कहता हूँ क्लास की अटेंडेंस अच्छी है, तो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो अच्छे का कॉन्सेप्ट है कि अच्छे, अच्छा क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि अच्छा क्या चीज होगी? क्या 45 अच्छा होगा या 50 अच्छा होगा? और हम इसमें क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? किसी भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान में क्या ताल्लुक होता है। हाइपोथेसिस इज आ रिलेशनशिप। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर क्या ताल्लुक होगा। अब वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की बात है। आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं डिफरेंट, जब वो आप रिसर्च के अंदर लेके आते हैं और रिसर्च में टू बी स्पेसिफिक स्पेसिफिक अगर आप उसको हाइपोथेसिस के अंदर लेके आते हैं तो वो वेरिएबल्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो किसी भी वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के दरमियान में अगर आपको ताल्लुक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दैट इज अ हाइपोथेसिस। और इन वेरिएबल्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि उनकी खसूसियात होती हैं। जिस तरीके से अगर मैं किसी होटल में जाऊं और होटल का खाना खाऊं और खाना खा के मैं किसी से पूछूं कि यार कोई मुझसे पूछे, सॉरी, कि इस होटल का खाना अच्छा है या बुरा, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर वो खाना अच्छा होगा तो मैं कह दूंगा कि अच्छा खाना है, और अगर वो जो चीज मैंने खाई है अगर वो बुरी होगी तो मैं कहूंगा इस होटल का खाना बुरा है। अब सिंपली क्या उस होटल का खाना अच्छा था या बुरा था? बेसिकली जो चीज मैंने खाई थी क्या वो सही बनी थी या क्या वो बुरी बनी थी, और वो मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छी बनी थी या बुरी बनी थी, दैट मैटर्स अ लॉट। कि अगर मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे जाता हूँ जिस दिन वो
शेफ वहाँ पे नहीं होता और कुक्स मुझे खाना बना के दे देते हैं और वो उस क्वालिटी का नहीं होता, और जब मैं खाना खा के बाहर निकलूंगा तो मेरी राय उस होटल के बारे में बदल जाएगी। हालांकि इन जनरलाइजेशन अगर अगर आप जनरली देखें तो जिस जिस लोग बंदे ने भी उस होटल का खाना खाया होगा वो उसकी तारीफ कर रहा होगा, लेकिन मैं अकेला जो हूँ वो उसकी बदतारीफी कर रहा होगा कि इसमें इस होटल का खाना अच्छा नहीं है। जब भी मैं इन एट्रीब्यूट्स को एक हाइपोथेसिस के अंदर लगाता हूँ तो ये हाइपोथेसिस जो है ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे अच्छे खाने के या बुरे खाने के, ये जब हाइपोथेसिस के अंदर आते हैं कॉन्सेप्ट्स, तो तब वो वेरिएबल्स बन जाते हैं। अब आगे पूछना है कि एक सवाल है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं? तो रिसर्च के कुछ पर्पस हो सकते हैं। सपोज एक बच्चे को मैं अगर एक बंदूक दे दूं तो वो सबसे पहले क्या करेगा? एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में बंदूक होगी तो सबसे पहले वो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा या अपने वालिदैन को कोई नुकसान पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि उसको उस बंदूक का मकसद नहीं पता, टोटली उसको उसके कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया ही नहीं है कि बंदूक किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसको वो एक खिलौना समझेगा और अगर वो लोडेड हुई तो वो जनाब वो उससे जानी नुकसान भी कर सकता है। तो जब हमें एक रिसर्च का पर्पस नहीं पता होगा तो हम ऑटोमेटिकली हम लोग उसके सही जो जो फाइंडिंग्स करना चाह रहे हैं हम उसकी फाइंडिंग्स नहीं जांच सकते, हम उसके वेरिएबल्स को नहीं सही तरीके से अप्लाई कर पाते। तो हमें देखना है कि रिसर्च का पर्पस क्या होगा। मोस्टली जो रिसर्च की जाती है वो दे आर डन फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या जी की कोई प्रॉब्लम आई है एंड then we are trying to find the solution for that problem, and recently we have a coronavirus and all the doctors in the uh, medical field who are scientists and are dealing with the people who are dealing with this coronavirus, जो मेडिसिन बनाती कंपनीज वो और डॉक्टर्स तमाम के तमाम और साइंटिस्ट आजकल सिर्फ एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ टू गेट क्योर ऑफ दिस कोरोना वायरस। यानी कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि तमाम की तमाम फोर्सेस एक ही मकसद के लिए लगी हुई है कि वो कोरोना वायरस का तोड़ निकाल लें। और वो क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग रिसर्च। उन्होंने कोरोना पे पहले रिसर्च की, उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से फैलता है। दे हैव टोल्ड अस द प्रिवेंटिव मेजर्स कि हम मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर यूज करें, हाथ साबुन से हाथ धोएं। दिस इज ऑल ड्यू टू रिसर्च। रिसर्च ने ही हमें बताया। और उसके बाद अब दे आर ट्राइंग टू फाइंड द क्योर। ठीक है जी। और रिसर्च दो टाइप्स की होती है, एक प्योर रिसर्च होती है और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च इज सिंपली फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज। नॉलेज के लिए है ये, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। सिंपली है कि आप अपने नॉलेज में इंक्रीज करें। इसकी एग्जांपल दे देते हैं कि अब रिसर्च करते हैं कि डीएनए कैसे बनता है, डीएनए की कॉम्पोजिशन क्या है। डीएनए जो इंसान के अंदर भी है, जानवर का भी है, हर जानदार का डीएनए मुख्तलिफ है, उसके ऊपर रिसर्च होती है। इसके अलावा आप मुझे बता दें इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी। बहुत कॉम्प्लेक्स मेडिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके अंदर हो सकती है, लेकिन जनरली इसकी कोई आप इसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा नहीं देखेंगे। सोलर सिस्टम के ऊपर अगर आप कोई रिसर्च करते हैं कि निज़ाम शमसी में कितने से आ रहे हैं, दूसरे निज़ाम जो इस तरह हमारा निज़ाम शमसी है, इस तरीके से और जो निज़ाम शमसी है उसके अंदर कितने कितने से आ रहे हैं, सितारे हैं, कितने सूरज हैं। तो इसका रिसर्च का हमें सिंपली कोई फायदा नहीं है कि उसको हम कहीं अप्लाई नहीं कर पाते। सिंपली दैट दीज आर बेस्ड ऑन टू इनहेंस अवर नॉलेज। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सेकंड टाइप है अप्लाइड रिसर्च की, जो कि सोशल हो सकती है, मेडिकल हो सकती है। ट्राइंग टू फाइंड अ क्योर फॉर कोरोना इज अ अप्लाइड रिसर्च। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आप रिसर्च करते हैं तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च। हाँ जी, कभी कभार आपकी प्योर रिसर्च भी आपकी अप्लाइड रिसर्च के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है।
वो किस तरीके से कि यू कैन अप्लाई दैट रिजल्ट्स ऑफ प्योर रिसर्च ऑन टू फाइंड समथिंग, कोई किसी भी प्रॉब्लम का हल आप ढूंढने के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप डार्विन की एग्जांपल देखें। डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी कि इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना है। वो डार्विन की जो थ्योरी थी वो आज तक वो चल रही है। एज अ मुस्लिम वी डोंट बिलीव ऑन हिज थ्योरी, लेकिन उसने ये थ्योरी किस तरह से दे दी थी। उसने असल में हुआ ये था कि वो एक जजीरे पे गया, तो वो जजीरे पे गया तो उसने देखा कि यहाँ पे जो परिंदे हैं, इस जजीरे पे रहने की वजह से, इस जजीरे के एटमॉस्फेयर की वजह से, सरकमस्टांसेस की वजह से उनकी हैयत तब्दील हो गई थी। उनकी जो चूंच होती है या उनका बॉडी स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि आम परिंदे वहां पे जो हमें दूसरी जगह पे मिलते हैं। तो जब उसने ये रिसर्च की तो ही केम अप विद द आइडिया कि यार इंसान जो है वो, इंसान जो है वो क्योंकि जो एप है वो क्या नाम है, इंसानों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो ही केम अप विद द आइडिया ऑफ के हो सकता है कि जो इंसान है वो ये कहीं एप से ही कन्वर्ट हुए हैं और इसकी जो जिसे कहते हैं म्यूटेशन हुई, या इसके अंदर कोई वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन हुई और इंसान जो है वो मार्जे वजूद में आ गया। खैर, एक रिसर्च का हम करते हैं, रिसर्च साथ साथ इवॉल्व भी होती जाती है। और पर्पस ऑफ रिसर्च के अंदर अगर हम देखते हैं कि मेरा ख्याल है हमें रिसर्च के पर्पस समझ आ चुका होगा कि या तो इसका प्योर रिसर्च है नॉलेज के लिए, या तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। इसके अलावा कुछ रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है कि वी वांट टू नो अबाउट समथिंग, we want to know what ifs and buts are involved in it, और उसकी रीजंस चाहिए हमें। उसके लिए हमें क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है। अब हर चीज को उसके हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। अब मैं आपसे कहूं कि आप गुलेल से चिड़िया तो मार सकते हैं, तो क्या गुलेल से आप बंदा मार सकते हैं? तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो सही चीज के लिए हमने सही चीज का इस्तेमाल करना है। मीन्स कि अगर हमें कोई जानवर का शिकार करना है तो वी मस्ट यूज अ प्रॉपर हंटिंग राइफल, जिससे हम उसका जो है वो शिकार कर सके। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी मैं आपको बड़े मजेदार एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ। कि मैं कहता हूँ ये एक आदमी के मुतालिक मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये आदमी बहुत बुरा है, ये किसी भी वक्त लड़ सकता है, ठीक है। इसका बिहेवियर किसी के साथ अच्छा नहीं है, ये गालियां भी देता है, ठीक है। ये एक हो गई एक इंफॉर्मेशन, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आपको मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है एक आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूँ कि एक आदमी बहुत बुरा है, वो 15 दफा जेल जा चुका है, इस पे डकैती के 4 वारदातें इसने की हैं, और मोबाइल स्नैचिंग में भी इसने मोबाइल्स छीने हैं, कभी कई वारदातों में मतलूब है, और 2-3 थानों में ये इश्तेहारी भी है। तो अब मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए इसके अंदर, और आपको इंफॉर्मेशन भी दी कि हाउ बैड दैट पर्सन इज। क्यों? उसकी आपने उसके करेक्टर के बुरे होने को आपने उसके जो वारदातें हैं उसने जो की हैं, या आपने नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट हिम जो हमने देखे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर जो रिकॉर्ड है, उसके जरिए से हमने उसको नापा है। एक तरफ तो हम लोग उसको सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटीज के हिसाब से हम उसको देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास फिगर्स में डाटा आ गया है क्वांटिटेटिव के अंदर, जिसके अंदर हम उसकी किरदार को नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। ठीक है जी, ये हो गई जी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें डिफरेंस है, क्वालिटेटिव के अंदर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिफाइन करना है, और क्वालिटेटिव के अंदर आपने क्वालिटेटिव के अंदर आपने
फैक्ट्स को डिफाइन करना है और क्वांटिटेटिव के अंदर आपने उसको बैक करना है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और आगे आते हैं। 1950s और 1960s के बाद एक अप्रोच इस्तेमाल होना शुरू हुई जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड अप्रोच। इसके अंदर क्वालिटेटिव भी आती है, क्वांटिटेटिव भी आती है, दोनों टाइप की रिसर्च जो है वो हम मिला देते हैं और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है हम इसको आपस में मिला के तो हम लोग रिसर्च आजकल कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको लगता होगा मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन ये जो रोजमर्रा की एग्जांपल्स हैं आपको समझ आती होंगी और आपका जो आइडिया है क्वेश्चंस के बारे में वो हम लोग बेहतर तरीके से जो है हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को बना सकते हैं। इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वुड मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिसर्च टॉपिक आपने कैसे सिलेक्ट करना है और उसके अंदर आपने वेरिएबल्स कैसे किस तरीके से बनाने। खैर, कमिंग बैक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो मुझे हमें पता चल गया। अब हम रिविजिट करते हैं क्वेश्चंस को, सर्च क्वेश्चन को। तो दो अप्रोचेस हम इस्तेमाल करते हैं, एक डिडक्टिव अप्रोच है और एक इंडक्टिव अप्रोच है। डिडक्टिव अप्रोच ये है कि उसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक मकान बना हुआ है और उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो मैं जितनी भी ज्यादा उसके अंदर पैसे लगाऊं तो वो ग्रे स्ट्रक्चर तो उसी तरह का उसी तरह है, मकान भी बना हुआ है, तो जितनी उसके अंदर मैं चेंजेस करूंगा दैट विल बी, क्या उसको हम कंस्ट्रक्शन कहेंगे या रेनोवेशन कहेंगे, उसके अंदर मैं जितना 1 करोड़ रुपया भी लगा दूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज रेनोवेशन, क्योंकि एक बिल्डिंग या एक बॉडी नॉलेज की बनी हुई है और उसके अंदर मैं सिर्फ चेंजेस कर रहा हूँ। और इसके बरक्स अगर एक खाली प्लॉट है और उसके अंदर मैं झोंपड़ी बना देता हूँ तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्शन, वो उसको हम कहेंगे इंडक्टिव अप्रोच। और जो जो रेनोवेशन की है मैंने एक आइडिया जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको मैं कहूँगा डिडक्टिव अप्रोच। और इस तरीके से हम लोग सिंपली एक डिडक्टिव और इंडक्टिव का फर्क समझने में कामयाब हो गए हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी बनती है कोई ना कोई, उसके बाद उस थ्योरी के ऊपर हम डाटा कलेक्शन कर देते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद व्हाट वी डू इज वी डू द एनालिसिस ऑफ दैट डाटा। जब हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, देन वी गेट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में बी राइट, रिजल्ट्स में बी रॉन्ग। और आपकी रिसर्च का अगर जवाब अगर नेगेटिव आता है कि रिसर्च जो वेरिएबल्स है इसमें कोई आपका जो है दे आर नॉट रिलेटेड, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट की है और वी आर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। आइंस्टाइन की एग्जांपल लेते हैं। आइंस्टाइन ने जब आइंस्टाइन ने सॉरी एडिसन ने बल्ब इजाद किया था। थॉमस एडिसन से जब किसी ने पूछा कि तुमने कितनी कोशिशों के बाद बल्ब इजाद किया, उसने कहा कि यार मैंने 100 कोशिशें की और 100 के बाद मैंने जो 101वीं कोशिश की उसमें मैंने बल्ब इजाद किया था। तो उसने कहा ये 100 कोशिशों के बाद तुमने बल्ब इजाद किया था? उसने कहा हाँ जी। उसने कहा ये 100 कोशिशें तुमने की क्यों है? उसने कहा मैंने 100 कोशिशें करके एक जो 101वीं कोशिश है उसमें बल्ब इजाद कर ली है, लेकिन मैंने जो 100 क्वेश्चन किए हैं उससे मैंने ये सीख लिया है कि इन 100 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। तो टेक इट पॉजिटिव कि अगर हम लोग हमारी रिसर्च का रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो दैट डजंट मैटर। हम लोगों को एक तरीका पता चल जाएगा कि इस तरीके से हम इसको मेजर नहीं कर पाते। आपको अगर एग्जांपल याद हो कि आइसक्रीम और डूब के मरने वालों का ताल्लुक हम लोग देख रहे थे, तो उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं निकला था, लेकिन हम उसको फैक्ट को प्रूव कर सकते थे कि वाकई आइसक्रीम खाने वालों का और डूब के मरने वालों का ताल्लुक बड़ा आपस में बहुत ज्यादा ताल्लुक है। लेकिन अगर हम उसके अंदर करेक्ट वेरिएबल लगाते तो हमें पता चल जाना था कि कोई इसमें इनका ताल्लुक नहीं है। खैर, द कोर फोकस इज ऑन डाटा। डाटा जो है आजकल के दौर के अंदर डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इस चीज को एहसास होना चाहिए कि डाटा जो है हासिल करना
हमें डाटा मिल जाता है, उसको इंटरप्रेट करना भी हमें आना चाहिए। आज अगर हम देखते हैं तो हमें पास्ट में से, अपनी हिस्ट्री में से बड़ी एग्जांपल्स मिलती हैं कि डाटा और डाटा का एनालिसिस इस कदर ज़्यादा अरूज पे था कि आज हम अपने हिस्ट्री में अगर देखें तो हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, वी आर नॉट इवन एबल टिल नाउ टू इंटरप्रेट दैट डाटा, या हम लोगों ने, के लोगों ने किस तरीके से इस कदर ज़्यादा तरक्की हासिल की। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर स्टिल नॉट एबल टू कम अप विद सॉल्यूशन के पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट किस तरीके से बने थे। इजिप्ट के पिरामिड, जिस तरह हमें पता है कि त्रिकोणीय शेप्स हैं उनकी, और पत्थर कितनी दूर से लाए गए थे, पत्थर किस तरीके से इस स्ट्रक्चर के अंदर लगाए गए, कि हम लोगों को आज तक नहीं पता चला, लेकिन हमारे से पिछले लोग ये काम कर चुके हैं। तो वो आज हम अगर देखते हैं तो हमारे पास ये डाटा मौजूद है कि पुरानी सिविलाइजेशंस वर फार मोर एडवांस्ड देन अस। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अगर आपको याद हो तो एक इस्लामी किस्सा है कि हज़रत जिब्राईल को अल्लाह ताला ने भेजा एक बस्ती के ऊपर कि जाओ इस बस्ती को तबाह कर दो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, इसको तबाह करने की रीज़न क्या है? मेरी एग्जांपल गलत भी हो सकती है, कि जो है रवायत गलत हो सकती है, हज़रत जिब्राईल हो सकते हैं या कोई और होते हैं, लेकिन इस तरह का वाक़या मौजूद है। उसमें जब हज़रत जिब्राईल उस कौम पे जिसको तबाह करना था उधर पहुंचे, तो उन्होंने देखा एक चरवाहा है। उस चरवाहे से उन्होंने पूछा कि तुम ये मुझे बताओ कि इस टाइम पे जिब्राइल कहाँ है। उसने 3-4 लाइनें खींची या 5 लाइनें, जितनी भी लाइनें उसने खींची, तो उसने थोड़ी देर बाद बताया कि जिब्राइल आसमान में नहीं है। उसने फिर हिसाब लगाया, उसने कहा कि जिब्राइल ज़मीन पे भी नहीं है। उसने फिर थोड़ा-सा हिसाब लगा के कहा कि उसने कहा जिब्राइल ना आसमान पे है ना ज़मीन पे है, तो इस वक़्त तुम और मैं ही रह जाते हैं, तो मैं तो जिब्राइल नहीं हूँ, तो इसका मतलब है तुम ही जिब्राइल हो। तो उसके बाद जिब्राइल ने वो बस्ती तबाह कर दी थी, क्योंकि इल्म, डाटा हद से ज़्यादा बढ़ गया था, और हद से ज़्यादा बढ़ने के अलावा वो सरकश भी हो गया था। तो जो चीज़ अल्लाह ताला के तरफ ना लेके जाए, अल्लाह ताला से दूर करे, उस चीज़ को फिर जो है ना वो पनपती नहीं है, वो सर्वाइव नहीं करती। और हमें भी इस तनाज़ुर में देखना चाहिए कि इस्लाम की तरफ चीज़ें हमें लेके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की वहदानियत को हम देखें कि अल्लाह की वहदानियत की तरफ हमें जो है ना हमारा डाटा और नॉलेज जो है हमें लेके जाए, ना कि इससे दूर लेके जाए। अब बहुत से एथियस्ट हैं, एथियस्ट की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि वो जो जिस पॉइंट पे लेके आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों से और दूसरे मज़ाहिब से वो किस तरीके से फाइट करते हैं। हाउ दे डू इट, कि वो कहते हैं, जो दे यूज़ अ डिडक्टिव अप्रोच, दे नो कि दुनिया जो है वो बिग बैंग से वजूद में आई थी, कायनात पूरी। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जनाब या तो कोई चीज़ थी जिसके टकराने से या फटने से ये अ, दुनिया वजूद में आई, या तो ये चीज़ कुछ भी नहीं थी, आउट ऑफ नोवेयर एक हादसा हुआ और एकदम से जो है वो दुनिया मार्ज़े वजूद में आ गई। इसके पीछे जाते हैं और वो अ, थोड़ा-सा लेके आते हैं अल्लाह ताला की ज़ात को इसके अंदर, कि खैर वी विल नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन, ये बहुत डिस्कशन लंबी हो जाएगी। लेट्स जस्ट स्टॉप ओवर हियर और लेट्स कम टू द रिसर्च टॉपिक, कि हम लोगों ने रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट करना है, और रिसर्च के लिए हम लोगों ने हाइपोथेसिस किस तरीके से बनाने हैं, और हमने अपना रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाना है। सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू गो एंड सर्च कि आपका फेवरेट एरिया अकाउंटिंग और फाइनेंस में क्या है। मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात इसलिए करूंगा कि अकाउंटिंग और फाइनेंस इज योर कोर एरिया ऑफ स्टडी। आपका स्टडी का एरिया को जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, आपकी स्पेशलाइजेशन भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है। तो हमारे पास अकाउंटिंग में बेतहाशा टॉपिक्स हैं, हमारे पास बेतहाशा टॉपिक्स मौजूद हैं फाइनेंस के अंदर। सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने कैपिटल बजटिंग में कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है, दैट इज अ कोर टॉपिक। आपने फील्ड सिलेक्ट कर ली है, आपने
जनरल आइडिया सिलेक्ट कर लिया है कि आपने जनरल टॉपिक सिलेक्ट कर दिया कि मैंने कैपिटल बजटिंग के अंदर कोई ना कोई रिसर्च करनी है। जिस तरीके से ऑडिटिंग फायजा को पसंद आ रहा है तो ऑडिटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन यू मस्ट हैव अ थॉरो नॉलेज व्हाट इज ऑडिटिंग और व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, आपने पढ़ी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको उसके अंदर जो आने वाली प्रॉब्लम्स है यू मस्ट नो इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको ऐसी नजर आती हो कि जो ड्रॉबैक्स हो, जो ग्रे एरियाज हैं ऐसे जिसके ऊपर अभी रिसर्च होना बाकी है, तो आप उसको सिलेक्ट करें। आप देखिए कि वो कौन कौन से एरियाज हैं। सपोज अब मैं अब एक बात करता हूँ। एक फैक्ट्री है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद एग्जांपल दी थी आपको कि फैक्ट्री के लोग बहुत ज्यादा थक जाते थे, तो उन्होंने उनकी एफिशिएंसी पे देखा कि एफिशिएंसी इनकी कम हो रही है। तो पहले ये 12 प्रोडक्ट्स डेली के बनाते थे, आज अब 10 बनाते हैं। तो रीजन क्या है? तो पता चला कि फैक्ट्री दो फ्लोर्स के ऊपर थी, और जो सीढ़ियां चढ़ के आना जाना था ना, तो उसकी वजह से वर्कर्स थक जाते थे। तो उन्होंने सीढ़ियों का फासला जो था आपस में, वो अगर 1 फुट का था तो उसको 8 इंच पे ले आए या 7 इंच पे ले आए, ताकि चढ़ने में लोगों को आसानी हो और वो थके ना। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट करना है दैट मस्ट बी अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। अकाउंटिंग और फाइनेंस में आपने अगर टॉपिक सिलेक्ट करना है, आप क्या करें, यू जस्ट गूगल इट। आप फॉर रिसर्च टॉपिक्स फॉर आप सर्च करें जी, रिसर्च टॉपिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, गूगल के ऊपर लिखें। यू विल the Google research engine will show you some websites, उसके ऊपर रिसर्च टॉपिक्स एरियाज लिखे होंगे। आप सिंपली वहां से भी कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड सेकंड क्या करना है, आप कोई ऐसी रिसर्च देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में की गई हो, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में ना की गई हो। तो वो रिसर्च आप अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। सपोज के एक रिसर्च हुई है यूके के अंदर कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो यू कैन डायरेक्टली डू दैट इन पाकिस्तान एज वेल। कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उसका एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसी चीज बनानी है जिसको पहले से सोल्यूशन मौजूद ना हो, जिसके मतलब लोगों को पता ना हो। क्योंकि रिसर्च का मतलब ये होता है कि एक बॉडी है नॉलेज की, नॉलेज बॉडी है, और उस बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर पहले से बहुत सी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसमें कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर फर्क हम सबको पता है। अब कोई कहता है कि जनाब ये मैनुअल अकाउंटिंग से बहुत अच्छी है सॉफ्टवेयर की अकाउंटिंग, तो ये क्या अब हमें इस किस चीज की जरूरत है, हम फाइंड आउट करें कि मैनुअल अकाउंटिंग अच्छी है या सॉफ्टवेयर की अकाउंटिंग। तो अगर मैं ये रिसर्च करता 1995 में या 1992 के अंदर, तो दैट वुड बी आ रेलेवेंट रिसर्च, और मुझे उसका अगर मैं फायदा होता कि मैंने बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर कोई एडिशन की है। आज 2020 के अंदर अगर मैं ये रिसर्च करना चाहूंगा तो ये ऑब्सोलीट हो जाएगी रिसर्च, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी लोगों ने काम किया है। अब तो तकरीबन 90% जो आप हमारे बिजनेसेस हैं वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं। तो देर इज नो पॉइंट इन डूइंग रिसर्च जिसका सोल्यूशन हर एक को मालूम हो। तो आपने कुछ ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप रिसर्च करें और उसका फायदा हो। तो मार्केटिंग के अंदर बहुत सी कंपनीज रिसर्च करवाती हैं, जिस तरह माउंटेन ड्यू ने रिसर्च करवाई थी, और सॉरी स्टिंग ने रिसर्च करवाई थी। 4 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए उन्होंने और लोगों से राय ली। उसके बाद उन 4 फ्लेवर्स को कट डाउन करके सिर्फ 2 फ्लेवर्स वो मार्केट में रखे हैं उन्होंने, और वो 2 फ्लेवर्स मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं। तो यू हैव टू कम अप विद अ क्वेश्चन, और मैं आपकी हेल्प करता ही हूँ। आपको मैंने जवाब दे दिए थे, आपके असाइनमेंट्स के आंसर्स दे दिए थे। तो आई एम वेटिंग कि आप लोग जो हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। 2 वेरिएबल्स आपने बनाने हैं, 2 या 3 वेरिएबल्स बना सकते हैं। एक वेरिएबल ऑब्वियसली या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा या तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में, एंड यू कैन कम अप विद अ क्वेश्चन
और दोनों वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट आप जिस तरीके से ये इर्तिज़ा ने भी हमें एक टॉपिक सजेस्ट किया है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। अब ये एक जनरल टॉपिक है। अब क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है विद इन 3 मंथ्स टाइम ड्यूरेशन, तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैंने देखना है इन्फ्लेशन किस जगह की। Am I doing it in Europe? No, I'm doing it in Pakistan. So I have inflation in Pakistan and its impact on exports. Exports किस चीज की exports आप कर रहे हैं? अब मैं कहता हूँ टेक्सटाइल exports, या मैं अगर कोई ऑयल एक्सपोर्ट्स है हमारी पाकिस्तान की, एडिबल ऑयल की, या कोई और चीजें हैं, अगर मैं उनके ऊपर अगर इसके इम्पैक्ट देखता हूँ, तो देन दैट वुड बी अ स्पेसिफिक रिसर्च। मैंने अपनी रिसर्च को नैरो डाउन करना है, अपने रिसर्च टॉपिक को नैरो डाउन करना है, इतना उसको नैरो करना है कि मैं उस रिसर्च को आराम से कंप्लीट कर सकूं। ठीक है जी, इन पाकिस्तान ये इर्तिजा ने ऐड कर दिया है, तो आपने नैरो डाउन करना है। सपोज कि मैं कहता हूँ जी इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि किस बैंक के ऊपर मैं रिसर्च कर सकता हूँ। वो बैंक देखता हूँ या 2 बैंक्स देखता हूँ, उसके अंदर मैंने रिसर्च करनी है। और इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग में लास्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स ने रिसर्च की थी, तो दे सिलेक्टेड वन इस्लामिक बैंक एंड वन कन्वेंशनल बैंक, और फिर उन्होंने कंपैरिजन किया था उसका, और आपस में जो भी रिसर्च का टॉपिक था उसके हिसाब से उन्होंने उसके रिजल्ट्स जो थे वो फाइंड आउट किए थे। तो बाकी ये है कि आपने अपना टॉपिक नैरो डाउन कर लेना है। किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने करना है तो यू विल हैव टू कम अप विद नेम ऑफ अ कंपनी, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, और हमने अपनी कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए अपनी रिसर्च टॉपिक को कंप्लीट करना है और रिसर्च को भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम देखते हैं तो क्या क्या है। हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है, हमने 3 मंथ्स के अंदर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, तो टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो उस हिसाब से हमने अपनी रिसर्च को शेप डाउन करना है कि रिसर्च हमारी किस तरीके से होगी। और टाइम के अलावा वी डोंट हैव रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मींस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वी आर नॉट बैक्ड और बैक्ड बाय एनी कंपनी, या हमारे पास फाइनेंसेस इतने नहीं है, तो हम लोगों ने रिसर्च को ऐसा रखना है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए या कम पैसे खर्च करके भी अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर लें। तो सिलेक्ट करें टॉपिक, इंटरनेट पे जाएं और देखें कि दुनिया के दूसरे ममालिक में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या रिसर्च हुई हुई है, और वो आप पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह के इर्तिजा ने एक टॉपिक दिया, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान, और एक्सपोर्ट्स के अंदर ये अगर स्पेसिफिक हो जाए किस प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट के ऊपर देखते हैं, तो वो भी जबरदस्त हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाना। वी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, ये अगर सोशल साइंसेज का होता कोर्स तो हम कर लेते, लेकिन वी आर बेसिकली डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। तो हम लोगों ने अकाउंटिंग और फाइनेंस की से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑन। और मेरा ख्याल है कि अब आपको पता चल गया होगा रिसर्च टॉपिक में वेरिएबल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, कि वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, हाइपोथेसिस बनानी है। हाइपोथेसिस एक से ज्यादा बना सकते हैं आप, 3 या 4 मफरूजे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन जो होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा, वो आपने उसको क्लेवरली आपने डिवाइस करना है, बनाना है। और जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आपका फाइंडिंग्स आएंगी रिसर्च की, तो आपको पता चल जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विच यू आर डूइंग, या